की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से बुधवार को जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद के आग्रह को स्वीकार कर लिया और आज की तारीख मुकर्रर कर दी। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार द्वारा उनकी उम्र और स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए जमानत देने की गुहार अदालत से लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद काफी बीमार हैं, इसलिए उन्हें राहत दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले में जितनी सजा सुनाई गई है उसका आधा समय वह जेल में गुजार चुके हैं। वहीं सीबीआई जमानत का विरोध कर रही है। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई विशेष कोर्ट ने लालू को 5 साल की सजा सुनाई थी और इसके साथ साथ 60 लाख रुपए जुर्माने भी लगाए थे। तो सीबीआई विशेष कोर्ट ने सुनाई थी 5 साल की सजा, लेकिन आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है झारखंड हाईकोर्ट में। जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर है। आज डोरंडा कोषागार से हुई अवैध निकासी के इस मामले में सीबीआई ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी और साथ साथ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आने वाले हैं। राव रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 बजे लंच पर दोनों मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। केसीआर सुबह विशेष विमान से दिल्ली से रांची के लिए रवाना होंगे। हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद केसीआर रांची से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। चंद्रशेखर राव 4 शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का चेक देंगे। लेकिन 2 सीएम की मुलाकात होगी, राजनीतिक बात भी जरूर होगा। बता दें कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव झारखंड के मुख्यमंत्री से इस मामले पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कल राव गुरुवार को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में नई दिल्ली में समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ बैठक में व्यस्त नजर आए। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि और किसान नेता राकेश सिंह टिकैत से भी मुलाकात की थी। इससे पहले केसीआर महाराष्ट्र जाकर वहां के सीएम उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी उन्होंने मुलाकात की। ममता बनर्जी से भी वो मिल चुके हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को जन्मदिन पर उन्होंने खास शुभकामनाएं दी थी। यानी गैर बीजेपी नेताओं से तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के संस्थापक केसीआर की मुलाकात ने देश में एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। कहा यह भी गया है कि केसीआर ने अपनी मुहिम को इसलिए तेज कर दिया है क्योंकि वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को तीसरे मोर्चे की तरफ से पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। केसीआर देश में एक ऐसे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ना तो बीजेपी शामिल होगी और ना ही कांग्रेस। इसलिए वो लगातार क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं और आज की मुलाकात को भी इसी चश्मे से देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 2024 के पहले आम चुनाव को लेकर जो तैयारी केसीआर कर रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। आपको पता है कि केसीआर लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मसलन कि उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से भी हुई है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, 2024 की तैयारी है। केसीआर इसी सिलसिले में लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मसलन कि उन्होंने मुलाकात स्टालिन से भी की है, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की है, तमाम दलों के छोटे छोटे जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ साथ किसान नेता टिकैत से भी उन्होंने मुलाकात की है। माना जा रहा है कि आज की मुलाकात जो मुख्यमंत्री के साथ होने वाली है इसी तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर है। क्या जानकारी है? नहीं, बिल्कुल देखिए, इस मुलाकात को उस चश्मे से देखा जा सकता है क्योंकि राजनीति में जब 2 राज्यों के मुख्यमंत्री मिलते हैं तो कई तरह के मसलों पर चर्चा होती है और जिस बात की चर्चा हो रही है, जिस बात की सुगबुगाहट देश में हो रही है उसमें तीसरे मोर्चे को लेकर जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उन तमाम क्षेत्रीय दलों के प्रमुख नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। उन तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है, चाहे उद्धव ठाकरे की बात कर ले, शरद पवार की बात कर ले और आज उसी मसले को आगे बढ़ाते हुए वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस मुलाकात
के पीछे ये बताया जा रहा है कि तेलंगाना में जो 4 झारखंड के जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनके मुआवजे की चेक को लेकर वो पहुंचेंगे, ये अपनी बात है। और लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि उस मुहिम को तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई, इसके अलावा राकेश टिकैत से भी उनकी मुलाकात हुई है। सबसे दिलचस्प मुलाकात दिल्ली में कल सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो कई सारी चीजें 2024 के मद्देनजर डेवलप हो रही है। अभी से एक मोर्चा ममता बनर्जी की तरफ से भी खुद को आगे रखकर ममता बनर्जी तैयार करने में लगी है, तो दूसरा तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी खुद इस पहल में आगे आ चुके हैं। 2024 के मद्देनजर खुद को वो प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और यही वजह है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के जो प्रमुख नेताओं हैं उनसे उनकी मुलाकात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज उनकी मुलाकात होनी है। तकरीबन 1 बजे के आसपास वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और वहां लंच पर वो इन्वाइट है, लंच करेंगे और लंच के टेबल पर कई सियासी बातें भी होंगी। ये देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या वो मीडिया से कुछ बात करते हैं, किस संदर्भ में वो मिलने पहुंचे थे, तो काफी कुछ है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जिस बात को लेकर चर्चा है, जिस बात को लेकर जिक्र है तीसरे मोर्चे की, उसमें कहीं ना कहीं ये अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि माइनस कांग्रेस, आप इसको बहुत एक तरीके से लार्ज स्केल में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं से भी मेरी बातचीत हो रही थी। यहाँ के जो विधायक है कांग्रेस कोटे के, उनसे बात हो रही थी, तो वो कहे कि भाई देखिए कांग्रेस एक समंदर है और जब छोटी नदियों को समंदर के पास आना होगा, समंदर छोटी नदियों के पास नहीं जाएगा। यानी कांग्रेस को लगता है कि वो आज के दौर में भी इतनी मजबूत है कि तीसरे मोर्चा की सुगबुगाहट जरूर देश में हो रही है, लेकिन तीसरा मोर्चा जो है वो बीजेपी के खिलाफ कभी विकल्प नहीं बन सकता है। कांग्रेस ही है जो आज के वक्त में भी विकल्प है, राहुल गांधी ही देश के नेता। ये कांग्रेस का अपना नजरिया है, कांग्रेस अपने नजरिए से इन चीजों को देख रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस सुगबुगाहट की चर्चा हो रही है तीसरे मोर्चे की, और उसमें जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री आगे आए हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेचैनी का सबब हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि ममता बनर्जी भी इस सुगबुगाहट में लगी हुई है। जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो लगातार क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के साथ ममता बनर्जी जो है वो मुलाकात कर रही थी, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता की बात कर ले, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनकी बात हुई थी। तो एक कोशिश उधर से भी हो रही है, एक कोशिश इधर से भी हो रही है। और अब देखिए कभी भी तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट इससे पहले भी हुई, 2014 में भी जब चुनाव हो रहे थे तो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट की बात हुई थी, उस समय भी कोशिशें की जा रही थी। लेकिन क्षेत्रीय दलों को एक साथ एक मंच पर लाने में ये जो बड़े नेता हैं ये कामयाब नहीं हो पाए थे, और अब 24 के मद्देनजर फिर से इस तरीके की कोशिश की जा रही है। एक साथ एक मंच पर ऐसे क्षेत्रीय पार्टियों को साधने की कोशिश की जा रही है, खुद को आगे रखकर जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात भी आज होनी है, और किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनको सहयोग मिलता है यह देखना होगा। आकाश, राकेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में या फिर पूरे देश की अगर बात कर लें तो कांग्रेस एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम नहीं कर पा रही है। लगातार 2014 में उसकी हार हुई, इसके साथ साथ 2019 में हार हुई है। इसके साथ कांग्रेस के ही अंदर G23 नाम का एक समूह बना है जिसका नेतृत्व गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, और गुलाम नबी आजाद के ही घर के रिश्तेदार जो है वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ तो राकेश ये भी है कि जो मतलब जो पारदर्शिता की बात है, जो वंशवाद की राजनीति का आरोप उन पर लगता है, और सबसे बड़ा संकट राहुल गांधी को लेकर है, उनकी विश्वसनीयता पर कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस जो है, जो तीसरे मोर्चे का गठबंधन की बात चल रही है, उसमें ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर पाएगी क्या कांग्रेस? तो यही वजह है कि कांग्रेस को किनारे कर आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। और आप देखेंगे कि 5 राज्यों के जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे आकाश, तो उसके बाद कई सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। अगर इस बार भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे को ज्यादा बल मिलेगा। ये नेता जो अभी जिनकी सक्रियता थोड़ी अभी धीमी है, वो सक्रियता और आपको ज्यादा बढ़ी हुई नजर आएगी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद। चुनाव के नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में आती है तो आप कांग्रेस को किनारा नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस बात के संकेत दिए हैं कि माइनस कांग्रेस आप नहीं चल सकते हैं, कांग्रेस भले ही ड्राइविंग सीट पर ना हो लेकिन कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी को बिना ड्राइविंग सीट के आप सिर्फ एक साथ जोड़कर नहीं चल सकते हैं,
क्योंकि कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी एक तरीके की राजनीतिक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हाशिए पर कांग्रेस जा रहा है, ऐसे में वो खुद को समर्पित नहीं कर सकता। तो 5 राज्यों के जो चुनावी के जो परिणाम आएंगे वो काफी हद तक निर्भर करता है कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट में और कितना ज्यादा बल मिलता है। आकाश, राकेश, एक बहुत जरूरी सवाल यह है कि अगर 2024 के पहले जो आम चुनाव होने हैं 2024 में, उसके पहले अगर ये तीसरा मोर्चा का गठबंधन सफल नहीं होता है तो 2029 तक बहुत लेट हो जाएगा। अगर ममता बनर्जी की बात करें तब तक ममता बनर्जी 74 साल की हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम केसीआर की बात करें, केसीआर भी 2029 तक करीब 74 साल के हो जाएंगे। और अगर पिनराई विजयन की बात की जाए तब तक वे भी 83 साल के हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर सर्वोच्च पद के लिए दावा पेश करने के लिए एक आदर्श उम्र नहीं माना जाता। तो सवाल यह है कि अगर 2024 के पहले तमाम पार्टियों को एकजुट नहीं किया गया तो भाजपा का फिर पूरे देश में एक छत राज होगा और फिर कांग्रेस इसी तरीके से विलीन होती रहेगी। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, झारखंड से आरपीएन सिंह जो है वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं, कई बड़े नेता जो है वो लगातार निराश हैं, नाराज चल रहे हैं। तो सवाल यह कि अगर 2024 में देरी हुई तो 2029 तक पूरे तीसरे मोर्चे के लिए बहुत देरी का सबब माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि 2022 अभी चल रहा है और अभी से ही 2024 को लेकर लामबंदी शुरू हो चुकी है। सबको पता है कि कांग्रेस की स्थिति मौजूदा वक्त में क्या है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है वो पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर हो चुकी है और कांग्रेस की इसी कमजोरी की वजह से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जो है वो देश पे तेज है। आकाश, और लगातार इसको लेकर वैसे नेता इस मुहिम में लगे हुए हैं, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, शरद पवार की बात कर ले या फिर नीतीश कुमार की बात कर ले। तो ऐसे जो बड़े नेता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिनकी एक बड़ी छवि रही है, वो लगातार इस कोशिश में है कि कांग्रेस के गिरते हुए ग्राफ के बीच और मौजूदा वक्त को देखते हुए क्यों न तीसरे मोर्चे को बनाया जाए और खुद को एक विकल्प के तौर पर देश के सामने रखा जाए। यह बताने की कोशिश की जाए कि देश के सामने विकल्प मौजूदा वक्त में कांग्रेस नहीं, तीसरा मोर्चा है और आपको तीसरे मोर्चे के साथ चलना होगा। तो इसी कोशिश में यह सारा ताना बाना जो है वो बुना जा रहा है। हालांकि 2024 को लेकर अभी बहुत अर्लियर तो नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा समय है और आप देखेंगे कि चीजें धीरे धीरे करके और जाहिर तौर पे ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और पूरे देश के लिए ये मुलाकात बेहद अहम है। क्योंकि जिस तरीके से केसीआर लगातार देश के अलग अलग बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है कि जल्द ही तीसरे मोर्चे का गठबंधन जो है वो होगा और भाजपा को एक बड़ी शिकस्त भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।